इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। आज राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं, वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का, हिंदू समाज में पुनः एक गौरव का भाव जगाने का, हमारे युवाओं में हमारे संस्कार संस्कृति को लेकर एक जागृति फैलाने का। तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्कृति अपने संस्कार पे गौरव हो, तभी हमारा जो देश है वो लंबे अरसे तक उसकी पहचान बनी रह सकती है। लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रहा है, मंदिर को तो हो सकता है स्वच्छता अभियान को लेकर भी राजनीति हुई विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देश पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर, तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि वो किस देश में है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। सर, उनको क्या कहेंगे जो घर में तो पूजा करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उनको कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं इसमें एक गंभीर रूप से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेसी नेता हैं, ये गलत एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। 1960 के समय जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होकर तैयार हुआ, नेहरू जी को बुलाया गया, तो नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में जाने से उन्होंने मना किया, बल्कि साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको भी मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति और मेरा धर्म ये अलग अलग विषय हैं। और राजेंद्र बाबू, बिहार के राजेंद्र बाबू, भारत रत्न राजेंद्र बाबू, कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू गए, वो भी कांग्रेसी थे। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल काहे फॉलो करते हैं। अरे, कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी ने एक और हमारे साथ जो है छल करने का काम किया। उन्होंने बहुत बड़ा ओबीसी के साथ धोखा किया। उन्होंने क्या कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और पूरे देश के ओबीसी ने मान लिया कि इससे ज्यादा ही पैसी ओबीसी का कोई हो नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने एक जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है या नहीं है। अगर ओबीसी होते तो जो 90 में ओबीसी को मंडल आयोग के तहत जो सिफारिश लागू हुआ था, उस मंडल आयोग के तहत ओबीसी को आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के विरोध में जो दिल्ली से अडवाणी जी ने कमंडल लेकर चला था, उस कमंडल का संयोजक कौन था आप लोगों को पता है? तो हाथ उठाकर बताइए हमको आप लोग कि दिल्ली से जो आपको मंडल आयोग के तहत जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के विरोध में जो कमंडल चला था, उस कमंडल का संयोजक कौन था? है आप लोगों को मालूम? अरे भाई बताइए, आप लोग किसी को मालूम है? राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित हुए। और
तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों का देहांत हो रहा है उसमें भी प्राण डाल सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को भारत सरकार एक सूची बनाए जो प्राण डालने वाले लोग हैं, और सूची बनाकर बॉर्डर पर हर सेना के हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वालों को वहां रखें, ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसमें प्राण डाल दे। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कमी है। हर हॉस्पिटल में प्राण डालने वालों को वहां रख दें, ताकि हमारे लोग का मरे और वो प्राण डाल जाए। अगर वो प्राण डालने में असफल हो जाते हैं, नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे देश में पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और पाखंड और अंधविश्वास फैलाना अपराध है कि नहीं है? अपराध है ना। और ऐसे अपराधियों को कहाँ होना चाहिए? जहां होना चाहिए वहां भारत सरकार पहुंचा दे। हम यही आग्रह करेंगे। भारत वर्ष में दो विचारधारा चलते आया है। एक विचारधारा है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा है, मानववादी विचारधारा, और दूसरा जो विचारधारा है मनु महाराज का विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा। तो जब तक हम मानववादी विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे और मानववादी और मनुवादी में हम फर्क नहीं समझेंगे, तब तक हम 24 के भाजपा को भगा नहीं सकते। जो नरेंद्र मोदी थे, यहाँ मीडिया भाई वाले हैं, सबको पता है। लोग खोज रहे हैं, कुछ मिलना ही नहीं, वो नहीं मिलेगा। ज्ञान का बात मिलेगा, समझ लो। नहीं अभी किसी मिलेगा, समझिए। तो मैं कहता हूँ ने दावा किया कि 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 24 में भाजपा को भगाना है। तो कैसे, मेरे सामने सवाल उठ रहा है कि हम 24 में भाजपा को कैसे भगाएंगे और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 25 में मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। पूर्व था कि मैंने 11 साल के उम्र में घर छोड़ दिया। 1949 का नरेंद्र मोदी जी का जन्म है और 11 साल में घर छोड़ा तो कितना हो गया? 1949 और 11 कितना हुआ? 1960। इसके बाद कहा कि मैंने 35 वर्ष भीख मांगकर गुजारा किया। तो 60 और 35 कितना हो गया? 95। इसके बाद कहा कि मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चाय बेचा, कब बेचा? हम लोगों ने समझा कि जब 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 35 साल भीख मांगा, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा। और उनको किसी ने चाय बेचते हुए देखा है क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर या रेलवे ट्रेन में? और रेलवे बेचते हुए मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, रेलवे बेचते हुए देखे है ना? उसके बाद उनके दादाजी, उनकी दादी जी और उनके पिताजी ने जिस तरह 50 साल तक इस देश पर राज किया और देश का विकास नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि उनको माफी यात्रा निकालना चाहिए। आज पावन दिन है। ऐसे तो कविता सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण कल प्रवेश कर जाएंगे आज शाम से। और इस पावन तिथि पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान
और जहाँ स्वच्छता है वही देवत्व का निवास है। और ये देवत्व के निवास का आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक संस्कार के पुनरुत्थान का ये पावन पर्व हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। उसके पूर्व 22 तारीख को राम मंदिर जो 500 वर्षों के गुलामी के प्रतीक को हटाकर अपने सांस्कृतिक संस्कार के पुनर्जागरण को हर माँ भारती के संतानों के हृदय के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ उसका आज शुभारंभ है। और ये 22 तारीख को चरमोत्कर्ष पर रहेगा। 22 तारीख ये राष्ट्र के जो 21वीं सदी का भारत है और स्वामी विवेकानंद जी के सपना साकार का पहला कदम का शुभारंभ है।